नमस्कार, भाषा इको एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन दरोगा के लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। कमर कस के तैयार हो जाइए पूरे मन के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है? बताइए किन के बीच ये पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी में? जीव जंतु और वातावरण के बीच। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? टांसले महोदय ने। दिए गए विकल्पों में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं सही है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बिल्कुल ये सही आंसर है, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र के विषय में ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, ये एक प्रकार का खुला तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र। ओके, तो ये दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर यह एक बंद तंत्र होता है, ये होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। और लास्ट है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही है। नेक्स्ट, दिए गए कथन सत्य है। जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण होता है, जैसा कि आपने देखा ही है, बिल्कुल सही। पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है तथा ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन भी चलता रहता है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। इसमें हर जैसे प्राथमिक उत्पादक से जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे, उपभोक्ता की तरफ बढ़ेंगे, 10% जो होता है एनर्जी कम होती हुई जाती है। ओके, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे 10-10% की जो होती है एनर्जी उसमें डाउन होते हुए चली जाती है। और इसका जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधे ही बनता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक प्रसिद्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन है? बताइए, जैवमंडल होता है। ओके, सर्वाधिक बड़ा ये जैवमंडल जो होता है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट है, पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों या ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही यह वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का जो अपना एक समुदाय होता है जहां पर वो रहते हैं, उनकी जनसंख्या जो होती है, ओके, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, और साथ ही वो जिस पर्यावरण में रहते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है इकोसिस्टम के दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठनों का सही क्रम क्या होता है? ओके, देखिए सबसे छोटा भूदृश्य, उससे बड़ा होता है पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र से बड़ा कई मिलकर बनता है समुदाय, और समुदाय में क्या होता है? सबसे बड़ा जनसंख्या होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम के संबंध में सही कथन है उत्पादक जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। प्राथमिक उपभोक्ता जो कि उत्पादक पर ही डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं वो सब। समुद्र, घास के मैदान, वन और पर्वत में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र होता है, और सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र भी यही है। ओके, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागर या महासागर, समुद्र, कुछ भी ऑप्शन में आ जाए तुरंत टिक लगा के आइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? बताइए, ये वहन क्षमता कहलाती है। ओके, जो उसकी वहन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन कर रहा होता है? उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो बताइए, चार ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ है, आपको राइट आंसर मिल ही गया होगा, पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। ओके, इसका इकोटोन भी गलत होगा, आवास भी नहीं होगा, इसका आवाज क्षेत्र भी इसका
राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिक कर्मता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वन दरोगा के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। जीवित संगठकों में समानता शामिल होते हैं। अब देखिए, उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे, शैवाल, ये सब चीजें जो होती हैं ये उत्पादक के दायरे में आती हैं। ओके, जो कि सौर ऊर्जा से सीधे खाना बनाते हैं अपने लिए। उपभोक्ता, इसमें जानवर हो जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं। अब इनको भी कई भागों में जैसे डिवाइड किया रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया। प्राथमिक में शाकाहारी आ जाते हैं, द्वितीयक में जो होता है इसमें मांसाहारी हो जाते हैं, तृतीयक में सर्वाहारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनको डिवाइड किया गया हुआ है। फिर आता है अपघटक। अपघटक में कवक और जीवाणु आते हैं। पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल कवक और जीवाणु आते हैं अपघटक में। ओके, नेक्स्ट, पारतंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन, इसमें मतलब कि सभी सही है। अब उसको ध्यान से देखते हैं क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का दर्शन करती है। अब खाद्य श्रृंखला तो आप जानते ही होंगे कि जैसे कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड रहता है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ पौधे हो गए, इन पर डिपेंड है ये शाकाहारी, शाकाहारी को खाकर ये मांसाहारी अपना पेट भर रहा, और ये महान सर्वाहारी मनुष्य इनको भी खा रहे, इनको भी खा रहे, इनको भी खा ले रहे हैं। ओके, वो किसी को भी खा लेता है। तो इस प्रकार एक जो क्रम है, एक श्रृंखला है जो पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस में बनाए हुआ है, ये उसकी एक कड़ी होती है, यही खाद्य श्रृंखला होती है। ओके, तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ओके, अगर एक की भी कड़ी टूटेगी तो दूसरे को दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। ओके, एक मतलब कि ये बैलेंस ही है, यानी कि एक की जनसंख्या को ज्यादा बढ़ने से रोक रहा होता है। ओके, खाद्य श्रृंखला की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कई जातियों में पाई जाती है। ओके, खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में मानव है। इसमें देखिए, मानव प्राथमिक में भी आ जाता है और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आ जाता है। ओके, क्योंकि भाई वो हरी पेड़ पौधे तो नहीं खाएगा, लेकिन हरी सब्जियां भी वो खाता है, शाकाहारी भी होता है, और साथ ही साथ वो मांस भी खा लेता है। तो वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं, इसी वजह से उसको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में रखा गया है। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? ओके, बायोटिक और बायोटिक के मध्य, तो इसका काम होता है उत्पादक, जो होता है एक बिचौलिए, बीच एक मध्य का कार्य कर रहा होता है। ओके, जो पेड़ पौधे होते हैं। चलिए नोट में देखते हैं क्या है। क्योंकि एक और जहां यही उत्पादक, ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ओके, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती रहती है, तथा मृदा से खनिज और नीचे से जड़ों से जो होती है उनको खनिज, पोषक तत्व, जल, ये सब मिलता रहता है। वहीं दूसरी ओर यह स्वयं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में भी विद्यमान होते हैं। ओके, अब चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में सही कथन है। अब देखते हैं कौन सा ये सही कथन बता रहा है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, जो खुद का भोजन खुद ही बनाए, जैसे कि पेड़ पौधे। और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। ओके, दूसरों पर एक रूप से ये डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, उल्टा कभी नहीं होता है। ओके, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है, प्राप्त है किसको? सर्वाहारी को प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा पोषण स्तर होता है इनका। जीव भार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? जीव भार के आधार पर इनको बनाया गया हुआ होता है, जैसे कि जो तालाब का होता है, इनका
जो पिरामिड होता है जीवभार के हिसाब से, ये उल्टा बनता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ओके, जीवभार में जैसे कि देखिए बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं आप देखे होंगे, ओके, वो कैसे होते हैं, यहां पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसमें बड़ी बड़ी मछलियों को रखा जाता है, फिर मध्य वाले हिस्से में छोटी मछलियां आ जाती हैं, ओके, जो प्राथमिक उपभोक्ता का काम कर रहे होते हैं, और नीचे ये डाइटम होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, मतलब जो समुद्रों के अंदर या नदी के अंदर, तालाब के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सब इसके दायरे में आ जाते हैं। ओके, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं इसके दायरे में। ओके, तो ये होता है भार के हिसाब से इनका पिरामिड जो होता है ये उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, अभी आपने देखा। जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, बताइए। जैव वानिकी के केस में इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का नियम। ओके, ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा जीवन का प्रबंधन, ये गलत होता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो मीनिंग होता है, जो इसका तात्पर्य होता है, वो होता है जीवन का नियम, जैव वानिकी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित कर रहे होते हैं। ओके, तो मेनली इनका प्राकृतिक तंत्र पर बल देना होता है। और हां, यह पारिस्थितिकी का पर्याय भी होता है, उनका एक पर्यायवाची की तरह काम कर रहा होता है। ओके, सिनोनिम्स की तरह वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो ट्रिपल और 4-5 स्टार तो ऐसे ही दे दीजिए। जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव भू रासायनिक चक्र में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों की निर्मुक्त होने का प्रमुख स्रोत है? तो ये फास्फोरस चक्र में होता है। चट्टानों से इनका मतलब कि निर्मुक्त हो रहे होते हैं। ओके, फास्फोरस, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन चक्र पढ़ा होगा, जल चक्र पढ़ा होगा, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा, लेकिन फास्फोरस चक्र जो होता है चट्टानों से इसका कनेक्शन होता है। ओके, उनके अपक्षय से इसका संबंध जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं बताइए? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं क्या सही क्रम क्या है बताइए? देखिए, नग्नीकरण पहले क्या होता है, एक पूरी जमीन साफ होती है। ओके, नग्नीकरण, फिर वहां पर नए प्रजातियां आती हैं, प्रवास होता है, फिर अवस्थापन होता है, उनका वहां पर अपने आप को विकसित कर रही होती हैं, फिर अगल बगल का जो उनका पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो अन्य वहां पर पहले से ही पनपे हुए हैं, उनसे क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया होती है, उनके साथ मतलब अपने आप को लड़कर भिड़कर किसी तरह अपने आप को वो बैलेंस कर रही होती है, स्टेबल कर रही होती हैं, और फिर लास्ट में वो वहां पर स्थिरीकरण हो जाती है, मतलब कि वो स्थिर हो जाती हैं। तो ये पूरा एक जैविक अनुक्रमण की अवस्था होती है। नग्नीकरण, पहले साफ जमीन, फिर प्रवास होता है, नई प्रजातियों का स्थापन होता है, प्रतिक्रिया होती है, फिर लास्ट में जो होता है ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? बेनेट महोदय के द्वारा किया गया था। किसका? पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? वो सीयर के नाम से जाना जाता है। आप बस इतना ही याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुदायों के पूर्ण क्रम को कहा जाता है। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, ये एक नारा था, एक आंदोलन जिसको आप बहुत सुने होंगे, चिपको आंदोलन, जो कि हुआ था 1970 के दशक में। कहां पर? उत्तराखंड में हुआ था। ओके, चिपको आंदोलन, इसमें पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को काटने से बचाने की बात हो रही थी। ओके, चंडी प्रसाद भट्ट इससे जुड़े हुए थे, और भी कई लोग जुड़े हुए थे, सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए थे। तो ऐसे कई नाम हैं, आप उन्हें जरूर याद रखिएगा। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भूमंडलीय हेक्टेयर होता है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं?
पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है, जिसको मापा जाता है भूमंडलीय हेक्टेयर में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन जो कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। बताइए, कार्बन के सामाजिक मूल्य का सही वर्णन कौन सा वर्ड है? जैसा कि लिखा है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, यानी कि 1 टन, कितना ज्यादा बात हो रहा है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सोचिए कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, कितना ज्यादा गर्मी को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, इसका एक पहलू अगर आप देखेंगे तो पेड़ पौधों के लिए जो होता है ये भोजन का काम कर रहा होता है, क्योंकि उनको तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के मिल रहा होता है, लेकिन ये एक प्रकार के दीर्घकालीन क्षति कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कैसे कि बर्फ जो होता है, ग्लेशियर जो होते हैं, पिघलते हुए चले जा रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, कई द्वीप टापू डूबते हुए चले जा रहे हैं, और भी कई इसके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है। तो बताइए, पारितंत्र की घटती उत्पादकता बोल रहा है, कैसे कैसे कहां कहां घटती चली जाती है। देखो, मैंग्रोव में सबसे ज्यादा पारितंत्र पाया जाता है, क्योंकि ये तो समझ लीजिए मैंग्रोव में कई जीव जंतुओं का तो ये घर होता है, समुद्री जीव जंतुओं का। ओके, फिर उनसे कम होते हैं घास स्थल में, उनसे कम होते हैं झीलों में, और उनसे भी कम होते हैं महासागर में। ओके, तो ये होता है इसका एक घटता हुआ क्रम, उत्पादकता का घटता हुआ क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने। गहन पारिस्थितिकी ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, नेस में से ऐसे याद के लिए नसो, यानी कि जो आपकी नसें होती हैं। ओके, नस में जो होता है गहराई में चला गया, गहन गहराई में पारिस्थितिक तंत्र चला गया, तो याद करने में भी आसानी हो जाएगी। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम पद्धति का प्रतिपादन किया था। ये तो आंख बंद करके तुरंत आप क्लेमेंट्स लगा दीजिएगा, आंख तो ना बंद कर दिएगा, गलत बोला भर उठेगा। क्लेमेंट्स हैं इसके। ओके, क्लाइमैक्स के एकल चरम सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। जलवायु से संबंधित इनका पूरा विवरण था। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन। ओके, जो घनत्व होता है, जो सैलिनिटी होती है, उसको जो होता है दर्शाने वाला काम पिक्नोक्लाइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवास अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं, पोषकों को सतह पर लाकर। जैसे कि ये मान लीजिए ये समुद्र का जल स्तर है। ओके, ऊपरी सतह है। अपवेलिंग में क्या होता है, नीचे की धाराएं जो होती हैं ऐसे ऐसे राउंड भी कर रही होती है, तो नीचे की धारा जो होती है, नीचे का जो पानी होता है, जब ऊपर आता है तो उसे अपवेलिंग कहा जाता है, और जब नीचे जा रहा होता है तो उसे डाउनवेलिंग कहा जाता है। तो नीचे के जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उन्हें अब यही जो धाराएं होती हैं, जो जल स्तर जो ऊपर जा रहा होता है यहां से ऊपर, तो अपने साथ वो ऊपर ले आती हैं। ओके, तो यहां पर आपको ज्यादा पोषक तत्व देखने को मिल रहा होता है, और यहां पर क्या होता है, वो फिर से नीचे की ओर लेकर चली जाती हैं। तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, पोषकों को सतह पर लाकर जो होता है उत्पादकता को बढ़ा रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक समिति क्षेत्र है वह क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। ओके, इन क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। ओके, तो बस ये था आज का अति महत्वपूर्ण पर्यावरण पारिस्थितिकी का क्वेश्चन। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके सामने लेते हुए आते रहेंगे। तो देर न करते हुए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।